वेलकम टू प्रगति आईएएस। मैं हूं आशुतोष और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया फ्रॉम स्टार्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया की ट्रांजिशन फेज क्या है और मिडिवल इंडिया से हम लोग मॉडर्न इंडिया में कहाँ से मानते हैं कि मिडिवल इंडिया एंड है और वहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट है। तो जब हमारा मुगल पीरियड डिक्लाइन करा, मुगल जो था वो डिक्लाइन पे आया और जो रीजनल पावर्स थी वो स्ट्रेंथन हुई, वो मजबूत हुई। उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और जनरली जो माना जाता है वो दो निर्णायक युद्ध माने जाते हैं जिनसे हम ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों को पूरा स्थायित्व प्राप्त हो गया उत्तरी भारत का, जनरली स्पेशली बंगाल का। और वो युद्ध हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757, और इसके बाद है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बट इससे पहले का भी ट्रांजिशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया पढ़ने से पहले, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मिडिवल इंडिया में मुगलों का डिक्लाइन हुआ और कौन कौन से लास्ट रूलर्स थे। तो जो हमारे मुगल्स के लास्ट रूलर थे उनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें ये पता पड़ेगा कि किस तरीके से मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस तरीके से अपना एडवेंट किया और उसके बाद फिर फर्दर किस तरीके से उन्होंने कंसोलिडेट किया अपनी पावर को। तो मुगल्स के जो लास्ट एम्परर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इनके टाइम के, जिन्होंने जो है अंग्रेजों को भारत में अपना स्थायित्व जमाने के लिए वो एक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। हम सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब जो था, औरंगजेब एक मुगल रूलर था और औरंगजेब का जो कार्यकाल था वो 1658 से 1707 था। औरंगजेब का जो कार्यकाल है इसको माना जाता है कि यहाँ से जो है स्टार्ट हुई, बिगिनिंग हुआ, किस चीज़ की शुरुआत हुई, बिगिनिंग द एंड ऑफ मुगल्स। यहाँ से मुगल्स का जो डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के पीछे रीज़न क्या थे, क्योंकि जो औरंगजेब की नीतियाँ जो थी, जो पॉलिसीज़ थी औरंगजेब की, वो एंटी सोशल थी और दमनकारी नीति थी औरंगजेब की। और जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 ईस्वी में, तो 2 साल तक, 1707 से लेकर 1709 तक इसके बच्चे आपस में ये लड़ते रहे किस चीज़ के लिए कि कोई सक्सेशन किसका होगा, कौन जो है सक्सीड करेगा औरंगजेब को। वार ऑफ सक्सेशन चलता रहा और उसके बाद 2 साल के बाद फाइनली जो है किसी ना किसी को तो आना था, किसी ना किसी को तो गद्दी पर बैठना था। तो जो मेन रूलर 1707 से लेकर और 1719 तक बहुत सारे रूलर्स आए, ठीक है, परंतु 1719 से लेकर 1748 तक, 1719 से 1748 तक जो रूलर आया वो इम्पोर्टेंट है और वो था मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 तक जो रूलर आया उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था एक इनकम्पिटेंट रूलर था और लगभग इसने 29 ईयर्स राज किया था, बट इनकम्पिटेंट था। ये उस तरीके की काबिलियत नहीं थी इसके अंदर जैसे कि इसके पूर्वजों में थी। तो रूल 29 ईयर्स का रहा, परंतु कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका मुगल काल जो आगे सस्टेन कर सके। मोहम्मद शाह के काल में, इसका जो काल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि मोहम्मद शाह के काल में ही इंडिपेंडेंट रूलर्स अपने बिल्कुल स्वतंत्र राज्य खड़े कर लिए थे कुछ लोगों ने, जैसे कि हैदराबाद में चीन किलिच खां या निज़ाम उल मुल्क ने अपना एक अलग से राज्य बना लिया था। इसी तरीके से बंगाल में, इसी तरीके से अवध में सादत खान वगैरह, ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे, और इसी तरीके से पंजाब में। तो जब रीजनल पावर्स खड़ी हो गई, रीजनल पावर्स कभी भी इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली तब होती हैं जब हमारी जो सेंट्रल पावर्स होती है वो कमजोर हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर हो गई, जिसकी वजह से मौका मिला कि ये रीजनल पावर्स जो अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब एंड बंगाल, ये जो थे ये पावरफुल होने लगे। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की कि चैलेंजेस क्या फेस करने थे मुगल्स को। क्योंकि देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले जो रूलर्स थे वो बहुत शक्तिशाली सेना थी और सेना का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे वो पीरियडिकली होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा था, इकोनॉमिकली जो हमारा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, वो बहुत मजबूत था। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये चीज़ें डगमगा गईं और जो हमारा रूलिंग डायनेस्टी थी, जो इसका एरिया था, ये 2 जगह से वनरेबल हो गया। दो जगह से इस पर अटैक्स स्टार्ट हो गए। पहला था नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से जो अटैक्स होते थे वो जनरली
पीरियोडिकली थे, बट इनको कन्फ्रंट करने के लिए, इनका सामना करने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मुगल साम्राज्य। तो जो नॉर्थ ईस्ट से हमले होते थे, अटैक्स होते थे डायनेस्टी के ऊपर, उनका कोई एक प्रॉपर कन्फ्रंट नहीं दे पाया। दूसरी तरफ जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, यानी जो हमारा पंजाब और इससे ऊपर का जो एरिया था, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो था, यहाँ से भी बहुत सारे अटैक्स हुए, और जनरली ये अटैक्स अफगानी और दुर्रानी थे, जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण। तो इन आक्रमणों से न ही केवल मुगल साम्राज्य की जो धन दौलत थी वो खाली हुई, बल्कि जो एक सोशल इम्पैक्ट था वो भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस में सबसे पहली चीज आती है कि एक्सटर्नल अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए और जिनको सस्टेन नहीं कर पाया मुगल साम्राज्य। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल अटैक्स हुए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने अटैक किया। तो सबसे पहले नाम आता है नादिर शाह का। नादिर शाह एक पर्शियन एम्परर था। पर्शियन मीन्स ईरान, पर्शियन एम्परर। इसने 1738 और 39 के दरमियान जो है अटैक किया, और इसके जो अटैक जो इसने किया, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारा ये पैसा लूट के ले गया, और दो सबसे इम्पोर्टेंट और जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें मानी जाती हैं, जिसको बोला जाता है पिकॉक थ्रोन, और हिंदी में बोला जाता है तख्ते ताउस। पिकॉक थ्रोन लूट के ले गया, और कोहिनूर हीरा वो भी दिल्ली से चला गया। इसके साथ साथ लगभग 70 करोड़ रुपए जो कि मुगल साम्राज्य के खजाने से इसने लूट के, और जो रिच पीपल थे, रिच लोग थे, उनके तिजोरियों से लूट कर ये लेके चला गया था। तो नादिर शाह ने लाहौर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की, और मुगल्स को जो हराया, लूट कब होती है एक्चुअली, कोई भी शासक लूटता तब पहले हराता है, जो रूलिंग डायनेस्टी होती है उसको हराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ 13 फरवरी 1739, 1739 13 फरवरी को एक निर्णायक युद्ध हुआ, और ये इसको कहा जाता है बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में जो हमारा नादिर शाह था ये विजयी रहा, और इसने क्या किया, मोहम्मद शाह को कैप्चर कर लिया। चूंकि उस टाइम पर मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को इसने कैप्चर कर लिया, दिल्ली को लूट लिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और ये 70 करोड़ रुपए और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर लेकर ये वापस लौटा। इसके बाद इसी नादिर शाह का एक सक्सेसर जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो था वो देखिए, नादिर शाह का जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1747 में। तो इसके बाद अहमद शाह अली ने जो है कंटिन्यूअस अटैक किए, यानी ऐसा माना जाता है कि 1748 से और 1767 यानी 1748 से 1767 तक बहुत सारे अटैक्स किए अहमद शाह अब्दाली ने, पीरियोडिक अटैक्स किए। लास्ट जो अटैक था उसका वो 1767 में माना जाता है। तो मुगल्स जो थे बहुत डरते थे उस टाइम पर इसके अटैक से। तो उस टाइम के जो रूलर थे, मुगल साम्राज्य के जो रूलर थे, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो सस्टेन कर सके इन अटैक्स को। तो वो चाहते थे कि एक शांति का माहौल बना रहे। तो जब अहमद शाह अब्दाली अटैक करने की सोचता भारत पर, तो बहुत सारे सक्सेसिव अटैक्स हो चुके थे। तो उसके बाद ये सोचा मुगल्स ने कि हम क्या करते हैं, पंजाब इसको दे देते हैं ताकि कुछ समय के लिए शांति बनी रहे। तो इसी एवज में पंजाब जो था 1751-52 के दरमियान पंजाब जो था वो अहमद शाह अब्दाली को दे दिया गया, टू पैसिफाई हिम, या शांति जो है बनाए रखने के लिए रीजन में उसको पंजाब दे दिया गया। बट एक्चुअली ये एक रॉन्ग मूव थी मुगल साम्राज्यों के द्वारा, क्योंकि फाइनली जो अहमद शाह अब्दाली था वो आगे बढ़ना ही था, उसको आक्रमण करना ही था। और फाइनली क्या हुआ, 1757 में उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया अहमद शाह अब्दाली ने। कैप्चर करने के बाद इसने भी सेम चीज, पैसा वगैरह लूट लिया, और वहां पर जो मुगल साम्राज्य का जो रूलर बनाया, यानी नाम मात्र का जो राजा बनाया, उसका नाम था आलमगीर टू। आलमगीर टू को इसने नाम मात्र का रूलर बनाकर और यहाँ से वापस लौट गया। अब आलमगीर टू कौन था, ये सब चीजें अभी आपको समझ में आएंगे आगे। दूसरा, उसने दो काम किए। एक तो आलमगीर टू को उसने बनाया रूलर दिल्ली का, नाम मात्र का रूलर, और एक को बनाया इसने मीर बख्शी, दिल्ली का मीर बख्शी, जिसका नाम था नाजिब उद दौला। नाजिब उद दौला को मीर बख्शी बनाया गया। एक्चुअली ये क्या था, ये एक रोहिल्ला चीफ था। रोहिलखंड में रहते हैं रोहिल्ला चीफ। इसको क्या बनाया गया, मीर बख्शी बनाया गया, और वो वापस लौट गया। अब 1758 जैसे ही आया, 1758 एक साल बाद,
मराठा रूलर जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे थे उन दिनों, तो उस टाइम पर जो मराठा रूलर था उसका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने इसको, मीर बख्शी को, यानी नाजिब उद दौला को साम्राज्य से निकाल दिया और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। नाजिब उद दौला को निकाल दिया और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। तो अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता पड़ी। और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली ने नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा से आक्रमण किया, यानी 1759 में उसने दोबारा से वो भारत लौटा। क्यों लौटा? सिर्फ मराठों को सबक सिखाने के लिए। तो मराठों को सबक सिखाने के लिए वो दोबारा लौटा और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ और इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मराठों ने जो है मीर बख्शी को एक्सपेल किया था और अहमद शाह अब्दाली इसका बदला लेने के लिए भारत में आया और इसको अटैक किया। मराठों को अटैक किया 1761 ईस्वी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और इसमें मराठाओं की क्या हुई? हार हुई। इसमें पूर्ण रूप से मराठा जो थे हार गए थे। इसके बाद उसने रिस्टोर किया पावर को और फिर वो वापस लौट गया। इसी तरीके के कई हमले जो है अहमद शाह अब्दाली ने किए, बट इसका जो लास्ट हमला था वो था 1767 में। और प्रत्येक इन्वेजन के ऊपर जो मेन मकसद होता था वो होता था लूट और पैसा इकट्ठा करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनको एक्सटर्नल अटैकर्स बोला जाता है ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। अब हम बात करेंगे कि जब औरंगजेब हमारा 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या रहा, किस तरीके से शासन आगे चला और इसके कौन कौन से लड़कों के बीच आपस में किस प्रकार के वार ऑफ सक्सेशन हुआ। तो 1707 से लेकर 1709 तक का जो टाइम था इसको बोला जाता है वार ऑफ सक्सेशन। कोई राजा नहीं था। इवन ये 1 महीने तक तो औरंगजेब की जो है दाह संस्कार भी नहीं हुआ था, इसको जो है दफन भी नहीं किया था, बल्कि उसके सक्सेशन के लिए लड़ते रहे थे। फाइनली जो है 1709 ईस्वी में इसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था मुअज्जम, सबसे बड़ा बेटा। और ये 1709 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा और इसने रूल किया मार्च 1712 तक। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि राज करने में उस हद तक सफल नहीं रहा। इसकी उपलब्धि ये थी कि इसने अपने दोनों भाइयों को, जो कि दूसरे सक्सेसर हो सकते थे, उनको मार दिया, जिनका नाम था मोहम्मद आजम और काम बख्श। दोनों को इसने मार दिया और खुद जो है राजा बन गया। इंपॉर्टेंट चीज इसके काल की कि कैफी खान ने इसको उपाधि दी। इस उपाधि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो पूछते हैं। तो शाह ए बेखबर का टाइटल दिया था कैफी खान ने। किसको? मुअज्जम को। मुअज्जम जब गद्दी पर बैठा तो वो मुअज्जम के नाम से नहीं बैठा। उसने अपना नाम क्या रखा था, वो इंपॉर्टेंट है। उसने अपना नाम रखा था बहादुर शाह फर्स्ट। तो जब मुअज्जम गद्दी पर बैठा तो उसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, या इस नाम से गद्दी पर बैठा। और कैफी खान ने इसको टाइटल दिया था शाह बेखबर का। इसने गद्दी पर बैठते ही जो रीजनल रूलर्स थे, जैसे कि मराठा, जाट, राजपूत एटसेट्रा, इनके साथ सबके साथ शांति स्थापित की। ये नहीं चाहता था कि मैं इनसे लड़ूं और अपनी जो है क्योंकि ये चाहता था कि थोड़ी पावर कंसोलिडेट हो, ना कि युद्ध में जो है बर्बाद किया जाए पैसा। इसलिए इसने इसी नीति को अपनाते हुए औरंगजेब के टाइम से जो मराठाओं का प्रिंस शाहू जो औरंगजेब की कैद में था, इसने इसको तुरंत जो है रिलीज कर दिया, शाहू को रिलीज कर दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो था शांति चाहता था। नेक्स्ट, इसके काल में सिख जो रीजनल पावर थे, सिख लोग भी शक्तिशाली होने लगे और उनके राजा बंदा बहादुर ने अटैक कर दिया डायनेस्टी के ऊपर। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने भी हमला किया, परंतु यह हमला सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड हमला था और इसको आसानी से जो है बहादुर शाह ने इसका
आसानी से दमन करती है। और 1712 ईस्वी में जो था ये इसकी डेथ हो जाती है, बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद जो आया उसका नाम था जहादार शाह। इसके बाद जो रूलर आया उसका नाम था जहादार शाह। और जहादार शाह का जो शासन है वो माना जाता है मार्च 1712 से लेकर फरवरी 1713 तक। जहादार शाह को जो गद्दी पर बैठाया था वो बैठाया था जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार जो था गद्दी पर बैठा था, और जहांदार शाह ने जुल्फिकार को इसीलिए अपना क्या बनाया, वजीर बनाया। इसके काल की इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, इसने इजारा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। ये व्यवस्था क्या है हम आगे पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में। अभी चूंकि सिर्फ रेफरेंस के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली जाना जरूरी नहीं। ये इजारा व्यवस्था मेडिवल इंडिया में अच्छे से बताऊंगा। एक्चुअली एक फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने की व्यवस्था थी, इजारा व्यवस्था इसको बोला जाता था। तो इजारा व्यवस्था किसने शुरुआत की थी, जहांदार शाह ने। दूसरा काम इसने किया कि इसने जजिया जो था इसको खत्म कर दिया, जजिया जो कर था इसको एंड कर दिया। नेक्स्ट रूलर जो जहांदार शाह के बाद शासक बना उसका नाम था फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर 1713 में शासक बना और 1719 तक ये राजा रहा। परंतु फर्रुखशियर खुद शासक नहीं बना, इसको शासक बनाया किसकी मदद से ये शासक बना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है दो सैयद ब्रदर्स का। मुजफ्फरनगर के ये हिंदुस्तानी मुसलमान थे और किस तरीके से राजनीति में इन्होंने इंटरफेयर किया था और किस तरीके से ये शाही दरबार में एंटर हुए थे, इसके बारे में बात करेंगे मेडिवल इंडिया में। फिलहाल हम ये जानते हैं कि सैयद ब्रदर्स की मदद से फर्रुखशियर गद्दी पर बैठा और 1713 से 1719 तक इसने रूल किया। फर्रुख 1719 में सैयद ब्रदर्स ने, अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या। जब सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियर को गद्दी पर बैठाया तो शुरुआत के कुछ साल तो वह उनसे दोनों से वफादार रहा। सैयद ब्रदर्स जो थे उनका नाम था हुसैन अली एंड हसन अली। तो बाद के जो साल थे उनमें फर्रुखशियर उनसे विश्वासघात करने लगा था और नहीं चाहता था कि ये शाही दरबार में इंटरफेयर करें। तो 1719 में सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, मराठाओं का जो पेशवा था या चीफ था उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फर्रुखशियर को गद्दी से नीचे उतार दिया और उसको मार दिया। बाद में उसको ब्लाइंड कर दिया गया और मार दिया गया, उसको अंधा करके उसको मार दिया गया। फर्रुखशियर के बाद जो रूलर्स बने वो सारे कठपुतली थे, जिनमें नेक्स्ट आता है रफीउद्दौला और इसका कार्यकाल माना जाता है 28 फरवरी से 4 जून, सबसे कम टाइम का रहने वाला था ये 1719। इसके बाद आता है रफीउद्दर्जात। ये जो था ये जून से लेकर सितंबर 1719 तक शासक रहा। एक्चुअली ये सारे शासक कठपुतली थे, किसी काम के नहीं थे और कुछ समय के लिए ही केवल शासक रहे। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रफीउद्दौला है उस वोट किस टाइटल से बैठा था। रफीउद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपना टाइटल जो रखा उसका नाम है शाहजहां सेकंड। एक शाहजहां फर्स्ट तो आप लोग जानते ही हैं, शाहजहां फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, वो शाहजहां फर्स्ट हुआ और ये है शाहजहां सेकंड। तो शाहजहां सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आया जिसकी बात मैंने पहले की थी उसका नाम है मोहम्मद शाह। तो देखो मोहम्मद शाह अब आया गद्दी पर 1719 से लेकर 48 तक गद्दी पर बैठा, लगभग 29 ईयर्स। तो इससे पहले के जो रूलर्स थे जो मैंने बताया था बाद में डिस्कस करेंगे, वो सारे रूलर्स ये थे, जिसमें पहला है मुअज्जम, दूसरा है जहांदार शाह, तीसरा है फर्रुखशियर, उसके बाद रफीउद्दर्जात और तीसरा है रफीउद्दौला। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था 1719 से 1748, इसको क्या भी कहा जाता है, इसको रंगीला कहा जाता है। रंगीला इसलिए कहा जाता है कि इसने जो लाइफ थी इसकी वो बड़ी लग्जूरियस थी, बहुत ऐशो आराम का जीवन इसने जिया और एक जो रूलर को करना चाहिए वो इसने नहीं किया। और सैयद ब्रदर्स जो कि अब तक खलने लगे थे शासकों की आंखों में, तो मोहम्मद शाह के काल में जो 29 साल तक जिसने राज किया था मोहम्मद शाह ने, सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया। और किसकी मदद से मारा गया, तो उसका नाम है निजाम उल मुल्क या चीन किलिच खान भी इसको बोला जाता है।
चीन किलिच खान या निजामुल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को क्या कर दिया, मार दिया, सैयद ब्रदर्स। और यहाँ पर जो ये सैयद ब्रदर्स का जो इंटरफेरेंस था शाही दरबार में वो खत्म हो गया। किस तरीके से मारा गया और किस प्रकार के पॉलिटिक्स थी ये आप मिडिवल इंडिया में पढ़ लोगे। तो जैसे ही इसको मार दिया गया उसके बाद मोहम्मद शाह ने अपना जो वजीर था वो किसको नियुक्त किया, निजामुल मुल्क, जिसने मदद की थी, निजामुल मुल्क जिसने मदद की थी इसको मारने की, दोनों को, सैयद ब्रदर्स को। निजामुल मुल्क जब वजीर बना तो उसको ये समझ में आया कि जो शाही दरबार की जो पॉलिटिक्स है उसमें पढ़ने से अच्छा है कि मैं एक अपना अलग राज्य बनाऊं। तो निजामुल मुल्क ने अपना एक अलग राज्य स्टेब्लिश कर लिया जिसका नाम था हैदराबाद। तो हैदराबाद को फाउंडर कौन था, को स्टेब्लिश करने वाला फाउंडर कौन था, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, या इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है चीन किलिच खां या केवल किलिच खां। इस नाम से जो है इसने अपने एक अलग राज्य की स्थापना की, हैदराबाद। नेक्स्ट आता है अहमद शाह। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, और ये 1748 से लेकर 1754 तक शासक रहा। इसका जो रेन है वो इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी जो सारी सत्ता थी ये अहमद शाह खुद जो है रूल नहीं करता था। इसने अपनी सारी सत्ता एक लेडी को दे दी जिसको क्वीन मदर के नाम से भी जाना जाता था, और उस लेडी का नाम था उदम बाई। और ये उदम बाई जो थी ये एक दूरदृष्टि वाली लेडी नहीं थी। इसका जो रूल करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, और इसीलिए कुछ ही समय के लिए अहमद शाह रहा और उसके बाद इसको डिथ्रोन कर दिया गया। नेक्स्ट जो रूलर आया उसका नाम था आलमगीर सेकंड, और 1754 से लेकर 1758 तक का इसका कार्यकाल था। ये जो था जहांदार शाह, ये जहांदार शाह का पोता था। इसके बाद आता है शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड आता है नेक्स्ट रूलर, और इसका कार्यकाल रहा केवल 1 साल का। कुछ इंपॉर्टेंट काम इसने नहीं किए, और ऐसा माना जाता है कि ये सारे जो रूलर्स थे ये कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को डिक्लाइन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद आता है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड जो था 1759 से 1806 तक शासक रहा। इसके काल की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एक्चुअली जो इसके जो ये रूलर्स मैं बता रहा हूँ ये आप और डिटेल में मिडिवल इंडिया में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ चूंकि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं मिडिवल से मॉडर्न का, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी। उसके बाद जो रूलर आया इसका नाम था अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, और ये था 1806 से लेकर 1837 तक। इसके द्वारा किया गया एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि इसने टाइटल दिया था राजा का। इसने राजा का टाइटल किसको दिया था, राम मोहन राय को, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे उस टाइम के बहुत बड़े, राजा राम मोहन राय। तो जो हम बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय, तो इसका जो राजा शब्द है वो किसने दिया था, अकबर टू ने इस उपाधि से इनको सुशोभित किया था। लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। अच्छा, इसके टाइम की एक बात और, अकबर टू के टाइम तक क्या हुआ, अकबर टू के टाइम में जो मुगल साम्राज्य के सिक्के थे, अब तक सिक्कों पर क्या होता था, सिक्कों पर किंग का नाम होता था, जिस किंग के वो सिक्के होते थे उस किंग का नाम होता था। परंतु अकबर सेकंड के टाइम से क्या हुआ कि ये जो सिक्कों के ऊपर राजा का नाम छपता था ये खत्म हो गया, ये एंड हो गया। इसके बाद जो था सिक्कों पर राजा का नाम नहीं छपता था, और इसके बाद जो लास्ट रूलर आया उसके बाद तो ये पूरा मुगल साम्राज्य ही डिक्लाइन कर गया। लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, और इसने किया था 1837 से लेकर 1857 तक रूल किया। और इसी के काल में फेमस द म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा हुआ था। और उसके बाद जो था डायरेक्ट सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ में चली गई थी, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के डायरेक्ट हाथ में चली गई थी। और यहाँ पर माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, एंड हो गया, और दिस इज टर्म्ड एज द एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी, एंड ऑफ मुगल्स, 1857। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या कारण थे कि मुगलों के, एक नक्शल में देख लेते हैं कि कॉज क्या था, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन कर गया मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहला इसमें आता है जो जमींदार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमींदार जो थे वो क्या थे, इनकी जो वफादारी थी वो शिफ्ट करती थी। कभी ये साथ होते थे रूलर्स के और कभी साथ नहीं होते थे। और ये लोग क्या थे, ये लोग अपनी जमीनों पर पीजेंट्स यानी किसानों को एज ए वर्कर रखते थे,
और जो कमाई होती थी उसको खुद रखते थे, तो इनका एक पूरा तबका जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर होने लग गया था। एक्चुअली देखा जाए तो उस टाइम पर जो सबॉर्डिनेट थे रूलर्स के वो दो थे, एक थे जमींदार और एक थे नॉबल्स। नॉबल्स वो लोग होते थे जिनके पास अपनी भी बहुत ज़्यादा जागीर होती थी, और जनरली ये लोग क्या होते थे, सूबेदार वगैरह होते थे। सूबेदार जैसे दिल्ली में हमारा फॉर एग्जांपल दिल्ली में बरन आ गया तो बरन का सूबेदार किसी को बना दिया, या अवध अगर दिल्ली के अंदर है, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो अवध का कोई सूबेदार बना दिया, कड़ा मानिकपुर का कोई सूबेदार बना दिया। तो वो सारे सूबेदार ये सब क्या थे, जिनको जागीरें दी गई थी, इनको बोला जाता था नॉबल्स। और इनके अलावा थे जमींदार। जमींदार वो लोग होते थे जिनके पास अपनी बहुत बड़ी जमीन होती थी और जिस पर किसान काम करते थे, और कमाई जो थी जमींदारों के पास आती थी। औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ था, औरंगजेब के टाइम में जो जमींदारों की पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जमींदार जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो पहला कारण है जमींदार। दूसरा कारण क्या है, रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स यानी जो मराठा, राजपूत, जाट और बंगाल में, और जैसे हैदराबाद के निज़ाम का अलग हो जाना और अलग साम्राज्य बनाना, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये सब भी कहीं ना कहीं क्या थे, ये रीजनल पावर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेंथन हो गई थी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं वीक कर दिया मुगल साम्राज्य को। तीसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जिस प्रकार की टैक्स व्यवस्था अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां इनके टाइम पर थी, ऐसी टैक्स सिस्टम अब जो था वो डिक्लाइन कर गया था, उस प्रकार की टैक्स उगाई नहीं हो रही थी। दूसरा जो एक रीजनल यूनिफिकेशन था वो खत्म हो चुका था, और इनको जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। इट मीन्स पंजाब की जो कमाई है वो किसके अंदर चली गई, अहमद शाह अब्दाली के। तो इस तरीके के छोटे छोटे फैसलों से इकोनॉमिक कंडीशन जो थी साम्राज्य की वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जो प्रशासन का तरीका था वो अब तक बड़ा मजबूत था, और प्रशासन जो था वो जिम्मेदार लोगों के हाथ में था। परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद के जो शासक आए, वे शासक केवल नाम मात्र के शासक थे। उनकी अपनी एक कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं थी, और उनका एक पर्टिकुलर कोई एक रूलर वाला व्यक्तित्व नहीं था, जिसके कारण प्रशासन जो था वो ढीला हो गया, करप्शन से लिप्त हो गया, और ये भी कहीं ना कहीं कारण बना कि साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। अंग्रेजों को मौका मिला और वो लोग अपनी पावर को कंसोलिडेट कर गए। लास्ट में बात करते हैं हम कि जो हमारी रीजनल पावर्स थी मुगल के टाइम पर, उनको उनके फाउंडर्स कौन थे और किस प्रकार उनका गठन हुआ था। सबसे पहले जो हमारी रीजनल पावर थी वो थी हैदराबाद में। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, और स्थापित किया था निजामुल मुल्क ने, जो कि एक वजीर था, और उसने सोचा कि निजामुल मुल्क की क्यों ना अपना एक इंडिपेंडेंट, यहाँ की कलह से, जो हमारा शाही दरबार है इसकी कलह से मैं दूर चला जाता हूँ और एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तो निजामुल मुल्क, इसके दो नाम और हैं, इसको किलिच खां या चील किलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं आसफ जहां। आसफ जहां, तीन नाम है इसके। तो हैदराबाद की जो स्थापना थी निजामुल मुल्क ने की थी। उससे पहले क्या था, सपोज करो ये इंडिया है, तो जो पूरा दक्कन का एरिया था, ये पूरा दक्कन का एरिया था, ये मुगलों ने एक ऑफिसर के अंडर में दे रखा था जिसका नाम था मुबारिज खान। मुबारिज खान, तो मुबारिज खान था वो दक्कन का सूबेदार था, और निजामुल मुल्क जो था वो इससे चिढ़ता था, वो नहीं चाहता, इसमें हैदराबाद भी आता था, तो वो नहीं चाहता था कि मुबारिज खान को ये मिले, और वो उसको ऐसा मानता था कि ये एक अच्छा रूलर नहीं है। इसलिए निजामुल मुल्क ने जब ये सोचा कि मैं अपना एक अलग साम्राज्य बनाऊंगा, तो उसको मुबारिज खां से डरना था। मुबारिज खां को हरा के ही वो हैदराबाद पर कब्जा कर सकता था। तो इन दोनों के बीच एक बैटल हुई, एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सीकर खेड़ा। बैटल ऑफ सीकर खेड़ा, और ये हुआ 1724 में। 1724 में बैटल ऑफ सीकर खेड़ा हुआ, और इसमें निजामुल मुल्क ने मुबारिज खान को जो है मार दिया। मुबारिज खान की डेथ हो गई, और फाइनली जो हैदराबाद था वो अलग से इंडिपेंडेंट राज्य बना, जिसका पहला शासक और फाउंडर हुआ निजाम उल मुल्क। दूसरा जो राज्य है इसका नाम है अवध। अवध एक स्वतंत्र राज्य बनाया, और किस इंसान ने बनाया, उसका नाम था सआदत खान। सआदत खान, सआदत खान ने ही नादिर शाह से कहा था कि भारत पर आक्रमण करोगे तो तुम्हें बहुत लगभग इतना पैसा मिलेगा कि कहीं और से तुम नहीं लूट पाओगे। तो लास्ट में जो है सआदत खान नादिर शाह को वो पैसा नहीं चुका पाता है, वो चीज़ उसकी गलत निकल जाती है, तो ये फाइनली क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है।
उससे बचने के लिए, नादिर शाह से बचने के लिए, तो इसको इसलिए जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से हम किससे जानते हैं, इसका दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी हम सादत खान को जानते हैं, और इसने अवध राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सुन्नी नहीं था, ये कौन सा मुसलमान था, ये था शिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। नेक्स्ट जो छोटी डायनेस्टी या छोटा रूलिंग एरिया आता है वो है बंगाल। बंगाल एक्चुअली हमेशा से सबऑर्डिनेट रहा था दिल्ली का, और दिल्ली के जो रूलर होते थे उनको बंगाल के सब रूलर्स क्या करते थे, पर एनम या प्रतिवर्ष जो है टैक्स उनको बराबर भेजा करते थे। परंतु कभी कभी क्या होता था, जब कभी भी बंगाल के रूलर्स की शक्ति ज़्यादा हो जाती थी तो ये लोग सोचते थे कि हम क्यों टैक्स दें दिल्ली को, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते थे, और फिर कई बार जो है दिल्ली के सम्राटों को युद्ध करना पड़ता था बंगाल के रूलर से। तो ये शुरू से ही चलता आ रहा था। परंतु इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना कब हुई, जब इंडिपेंडेंट बोला जाता है कि हम किसी को जो है टैक्स नहीं देंगे, हम जितनी कमाई है अपने राज्य की वो हमारी होगी, और हम अपनी अलग सेना रखेंगे, अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे। तो इनका जो अलग एडमिनिस्ट्रेशन था वो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से हटके था। तो बंगाल साम्राज्य की जो स्थापना की थी उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद जो आया, एक्चुअली ये बंगाल के जो रूलर्स हैं ये अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, परंतु यहाँ पर सिर्फ थोड़ा जानना है ताकि हम लोग मॉडर्न इंडिया को अच्छे से पढ़ सकें। मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ें तो रेफरेंस के लिए जब मैं इस्तेमाल करूँ इनको तो थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। मुर्शिद कुली खान के बाद जो रूलर आया उसका नाम था सुजाउद्दीन, और ये बात है 1727 की। सुजाउद्दीन के बाद आया सरफराज खान। सरफराज खान के बाद सरफराज खान को मार के आया अलीवर्दी खान, जो कि अलीवर्दी खान जो था वो बिहार का गवर्नर था। तो ये इस तरीके से बंगाल का एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित होना और उसके बाद उनके रूलर्स आना, तो इसको अलग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज मैसूर, और मैसूर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हैदर अली ने की थी, और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान। डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। लास्ट आता है हमारा सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य एक्चुअली पढ़ने के लिए काफी बड़ा है और इसको मिडिवल में अच्छे से पढ़ा जाएगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। तो सिखों को जो था, सिख लड़ाका बनने से पहले जो सिखों का लड़ाका ग्रुप था, मिलिटेंट सेक्ट था जो, उसको गुरु गोविंद सिंह ने क्रिएट किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एज ए लड़ाका ग्रुप में तब्दील किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद जो था 1708 में जो सिखों का लीडर बना उसका नाम था बंदा बहादुर। परंतु जो फाइनली एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा जो सिखों को मिला उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, और उस महाराजा रणजीत सिंह के राजा बनने से पहले सिख जो थे वो ऑर्गेनाइज कर लिया था सिखों ने अपने आप को 12 मिसल्स में। 12 मिसल मतलब 12 समूह या 12 कबीले, इस टाइप से जाना जाएगा। 12 मिसल जो थी वो अलग अलग राज्यों पर राज करती थी। उनमें से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल, यानी सुकर चकिया ग्रुप मिसल। और इसका जो राज्य था सारी 12 मिसलें जो थी वो सिख थी, परंतु सुकर चकिया जो मिसल थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी, सतलुज से लेकर झेलम तक का जो राज्य था वो किसके अंडर आता था, सुकर चकिया मिसल के अंडर आता था। और महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से ही थे। एक्चुअली जो सुकर चकिया मिसल के फाउंडर और जो हेड थे उनका नाम था महान सिंह, और महान सिंह के बेटे हुए रणजीत सिंह, जो कि आगे चल के सिख साम्राज्य के यूनिफाइड लीडर बने, महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1839 में। परंतु इनको महाराजा रणजीत सिंह को अपनी पावर को कंसोलिडेट करने और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज किया था। लास्ट है हमारा रुहेलखंड।
रुहेलखंड में जो रुहेलखंड का एरिया था उसको रूल करते थे मेनली बंगश पठान। और ये बंगश पठान वो लोग थे जो 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में, चूंकि अफगानिस्तान में उस टाइम पर टर्मोइल चल रहा था, लड़ाइयाँ और इकोनॉमिक डिसबैलेंस वगैरह था, तो ये बंगश पठान अफगानिस्तान से 18वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर गए थे थ्रू खैबर पास, थ्रू खैबर दर्रा, खैबर पास ये आ गए थे और ये रुहेलखंड में आकर बस गए। तो इनको इसलिए इन्होंने वहां पर अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया छोटा सा। और जो फाउंडर था, जो इंपॉर्टेंट फाउंडर माना जाता है, उसका नाम है अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान। तो एज ए होल अगर मैं बात करूं तो जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम पढ़ेंगे, अभी एक्चुअली हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट ही नहीं किया है, हम मॉडर्न इंडिया का ट्रांजिशन फेज देख रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। हमने पढ़ लिया कि मुगलों का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, और उसके बाद पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन टू मॉडर्न। इसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से 1757 का युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति कैसे हुई और किस तरीके से कंसोलिडेट किया अंग्रेजों ने अपनी पावर्स को इंडिया में। हम सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब एक मुगल रूलर था और औरंगजेब का जो कार्यकाल था वो 1658 से 1707 था। औरंगजेब का जो कार्यकाल है इसको माना जाता है कि यहाँ से जो है स्टार्ट हुई, बिगिनिंग हुआ, किस चीज की शुरुआत हुई, बिगिनिंग द एंड ऑफ मुगल्स। यहाँ से मुगल्स का जो डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के पीछे रीजन क्या थे, क्योंकि जो औरंगजेब की नीतियां जो थी, जो पॉलिसीज थी औरंगजेब की, वो एंटी सोशल थी और दमनकारी नीति थी औरंगजेब की। और जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 ईस्वी में, तो 2 साल तक, 1707 से लेकर 1709 तक, इसके बच्चे आपस में ये लड़ते रहे किस चीज के लिए, कि कोई सक्सेशन किसका होगा, कौन जो है सक्सीड करेगा औरंगजेब को। वार ऑफ सक्सेशन चलता रहा और उसके बाद 2 साल के बाद फाइनली जो है किसी ना किसी को तो आ रहा था, किसी ना किसी को तो गद्दी पर बैठना था। तो जो मेन रूलर 1707 से लेकर और 1719 तक बहुत सारे रूलर्स आए, ठीक है, परंतु 1719 से लेकर 1748 तक, 1719 से 1748 तक जो रूलर आया वो इम्पोर्टेंट है और वो था मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 तक जो रूलर आया उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था एक इनकम्पिटेंट रूलर था और लगभग इसने 29 इयर्स राज किया था, बट इनकम्पिटेंट था ये। उस तरीके की काबिलियत नहीं थी इसके अंदर जैसे कि इसके पूर्वजों में थी। तो रूल 29 इयर्स का रहा, परंतु कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका मुगल काल जो आगे सस्टेन कर सके। मोहम्मद शाह के काल में, इसका जो काल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि मोहम्मद शाह के काल में ही इंडिपेंडेंट रूलर्स अपने बिल्कुल स्वतंत्र राज्य खड़े कर लिए थे कुछ लोगों ने, जैसे कि हैदराबाद में चीन किलिच खां या निजामुल मुल्क ने अपना एक अलग से राज्य बना लिया था। इसी तरीके से बंगाल में, इसी तरीके से अवध में सादत खान वगैरह, ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे, और इसी तरीके से पंजाब में। तो जब रीजनल पावर्स खड़ी हो गई, रीजनल पावर्स कभी भी इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली तब होती हैं जब हमारी जो सेंट्रल पावर्स होती है वो कमजोर हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर हो गई, जिसकी वजह से मौका मिला कि ये रीजनल पावर्स जो अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब एंड बंगाल, ये जो थे ये पावरफुल होने लगे। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कि चैलेंजेस क्या फेस करने थे मुगल्स को। क्योंकि देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले जो रूलर्स थे वो बहुत शक्तिशाली सेना थी और सेना का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे वो पीरियडिकली होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा था, इकोनॉमिकली जो हमारा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, वो बहुत मजबूत था। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये चीज़ें डगमगा गई और जो हमारा रूलिंग डायनेस्टी थी, जो इसका एरिया था, ये 2 जगह से वनरेबल हो गया। दो जगह से इस पर अटैक्स स्टार्ट हो गए। पहला था नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से जो अटैक्स होते थे वो जनरली पीरियडिकली थे, बट इनको कन्फ्रंट करने के लिए, इनका सामना करने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मुगल साम्राज्य। तो जो नॉर्थ ईस्ट से हमले होते थे, अटैक्स होते थे डायनेस्टी के ऊपर, उनका कोई एक प्रॉपर कन्फ्रंट नहीं दे पाया। दूसरी तरफ जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, यानी जो हमारा पंजाब और इससे
ऊपर का जो एरिया था, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो था, यहाँ से भी बहुत सारे अटैक्स हुए और जनरली ये अटैक्स अफगानी और दुर्रानी थे, जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण। तो इन आक्रमणों से ना ही केवल मुगल साम्राज्य की जो धन दौलत थी वो खाली हुई, बल्कि जो एक सोशल इम्पैक्ट था वो भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस में सबसे पहली चीज आती है कि एक्सटर्नल अटैक्स बहुत ज्यादा हुए और जिनको सस्टेन नहीं कर पाया मुगल साम्राज्य। बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल अटैक्स हुए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने अटैक किया। तो सबसे पहले नाम आता है नादिर शाह का। नादिर शाह एक पर्शियन एम्परर था। पर्शियन मीन्स ईरान, पर्शियन एम्परर। इसने 1738 और 39 के दरमियान जो है अटैक किया और इसके जो अटैक जो इसने किया, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारा ये पैसा लूट के ले गया और दो सबसे इम्पोर्टेंट और जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें मानी जाती हैं, जिसको बोला जाता है पिकॉक थ्रोन और हिंदी में बोला जाता है तख्ते ताउस। पिकॉक थ्रोन लूट के ले गया और कोहिनूर हीरा वो भी दिल्ली से चला गया। इसके साथ साथ लगभग 70 करोड़ रुपए जो कि मुगल साम्राज्य के खजाने से इसने लूट के और जो रिच लोग थे उनके तिजोरियों से लूट कर ये लेके चला गया था। तो नादिर शाह ने लाहौर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की और मुगल्स को जो हराया, लूट कब होती है एक्चुअली, कोई भी शासक लूटता तब है, पहले हराता है, जो रूलिंग डायनेस्टी होती है उसको हराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ 13 फरवरी 1739, 1739 13 फरवरी को एक निर्णायक युद्ध हुआ और ये इसको कहा जाता है बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में जो हमारा नादिर शाह था ये विजयी रहा और इसने क्या किया, मोहम्मद शाह को कैप्चर कर लिया। क्योंकि उस टाइम पर मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को इसने कैप्चर कर लिया, दिल्ली को लूट लिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और ये 70 करोड़ रुपए और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर लेकर ये वापस लौटा। इसके बाद इसी नादिर शाह का एक सक्सेसर जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो था वो देखिए नादिर शाह का जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1747 में। तो इसके बाद अहमद शाह अली ने जो है कंटिन्यूअस अटैक किए, यानी ऐसा माना जाता है कि 1748 से और 1767 यानी 1748 से 1767 तक बहुत सारे अटैक्स किए अहमद शाह अब्दाली ने, पीरियोडिक अटैक्स किए। लास्ट जो अटैक था उसका वो 1767 में माना जाता है। तो मुगल्स जो थे बहुत डरते थे उस टाइम पर इसके अटैक से। तो उस टाइम के जो रूलर थे, मुगल साम्राज्य के जो रूलर थे, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो सस्टेन कर सके इन अटैक्स को। तो वो चाहते थे कि एक शांति का माहौल बना रहे। तो जब अहमद शाह अब्दाली अटैक करने की सोचता भारत पर, तो बहुत सारे सक्सेसिव अटैक्स हो चुके थे। तो उसके बाद ये सोचा मुगल्स ने कि हम क्या करते हैं, पंजाब इसको दे देते हैं ताकि कुछ समय के लिए शांति बनी रहे। तो इसी एवज में पंजाब जो था 1751-52 के दरमियान पंजाब जो था वो अहमद शाह अब्दाली को दे दिया गया, टू पैसिफाई हिम, या शांति जो है बनाए रखने के लिए रीजन में उसको पंजाब दे दिया गया। बट एक्चुअली ये एक रॉन्ग मूव थी मुगल साम्राज्यों के द्वारा, क्योंकि फाइनली जो अहमद शाह अब्दाली था वो आगे बढ़ना ही था, उसको आक्रमण करना ही था। और फाइनली क्या हुआ, 1757 में उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। अहमद शाह अब्दाली ने कैप्चर करने के बाद इसने भी सेम चीज, पैसा वगैरह लूट लिया और वहां पर जो मुगल साम्राज्य का जो रूलर बनाया, यानी नाम मात्र का जो राजा बनाया, उसका नाम था आलमगीर टू। आलमगीर टू को इसने नाम मात्र का रूलर बनाकर और यहाँ से वापस लौट गया। अब आलमगीर टू कौन था, ये सब चीजें अभी आपको समझ में आएंगे आगे। दूसरा, उसने दो काम किए। एक तो आलमगीर टू को उसने बनाया रूलर दिल्ली का, नाम मात्र का रूलर, और एक को बनाया इसने मीर बख्शी, दिल्ली का मीर बख्शी, जिसका नाम था नाजिब उद दौला। नाजिब उद दौला को मीर बख्शी बनाया गया। एक्चुअली ये क्या था, ये एक रोहिल्ला चीफ था। रोहिलखंड में रहते हैं रोहिल्ला चीफ। इसको क्या बनाया गया, मीर बख्शी बनाया गया और वो वापस लौट गया। अब 1758 जैसे ही आया, 1758 एक साल बाद, मराठा रूलर जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे उन दिनों। तो उस टाइम पर जो मराठा रूलर था उसका नाम था रघुनाथ राव ने इसको, मीर बख्शी को, यानी नाजिब उद दौला को साम्राज्य से निकाल दिया।
और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। नाजिब-उद-दौला को निकाल दिया और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। तो अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता पड़ी। अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता पड़ी और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली ने नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा से आक्रमण किया, यानी 1759 में उसने दोबारा से वो भारत लौटा। क्यों लौटा? सिर्फ मराठों को सबक सिखाने के लिए। तो मराठों को सबक सिखाने के लिए वो दोबारा लौटा और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। और इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मराठों ने जो है मीर बख्शी को एक्सपेल किया था और अहमद शाह अब्दाली इसका बदला लेने के लिए भारत में आया और इसको अटैक किया। मराठों को अटैक किया 1761 ईस्वी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और इसमें मराठाओं की क्या हुई? हार हुई। इसमें पूर्ण रूप से मराठा जो थे हार गए थे। इसके बाद उसने रिस्टोर किया पावर को और फिर वो वापस लौट गया। इसी तरीके के कई हमले जो है अहमद शाह अब्दाली ने किए, बट इसका जो लास्ट हमला था वो था 1767 में। और प्रत्येक इन्वेजन के ऊपर जो मेन मकसद होता था वो होता था लूट और पैसा इकट्ठा करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनको एक्सटर्नल अटैकर्स बोला जाता है ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। अब हम बात करेंगे कि जब औरंगजेब हमारा 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद का सिनेरियो क्या रहा, किस तरीके से शासन आगे चला और इसके कौन कौन से लड़कों के बीच आपस में किस प्रकार के वार ऑफ सक्सेशन हुआ। तो 1707 से लेकर 1709 तक का जो टाइम था इसको बोला जाता है वार ऑफ सक्सेशन। कोई राजा नहीं था। इवन ये एक महीने तक तो औरंगजेब की जो है दाह संस्कार भी नहीं हुआ था, इसको जो है दफन भी नहीं किया था, बल्कि उसके सक्सेशन के लिए लड़ते रहे थे। फाइनली जो है 1709 ईस्वी में इसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था मुअज्जम। सबसे बड़ा बेटा, और ये 1709 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा और इसने रूल किया मार्च 1712 तक। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि राज करने में उस हद तक सफल नहीं रहा। इसकी उपलब्धि ये थी कि इसने अपने दोनों भाइयों को, जो कि दूसरे सक्सेसर हो सकते थे, उनको मार दिया, जिनका नाम था मोहम्मद आजम और काम बख्श। दोनों को इसने मार दिया और खुद जो है राजा बन गया। इंपॉर्टेंट चीज इसके काल की कि कैफी खान ने इसको उपाधि दी। इस उपाधि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो पूछते हैं। तो शाह ए बेखबर का टाइटल दिया था कैफी खान ने। किसको? मुअज्जम को। मुअज्जम जब गद्दी पर बैठा तो वो मुअज्जम के नाम से नहीं बैठा। उसने अपना नाम क्या रखा था, वो इंपॉर्टेंट है। उसने अपना नाम रखा था बहादुर शाह फर्स्ट। तो जब मुअज्जम गद्दी पर बैठा तो उसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, या इस नाम से गद्दी पर बैठा, और कैफी खान ने इसको टाइटल दिया था शाह बेखबर का। इसने गद्दी पर बैठते ही जो रीजनल रूलर्स थे जैसे कि मराठा, जाट, राजपूत एटसेट्रा, इनके साथ सबके साथ शांति स्थापित की। ये नहीं चाहता था कि मैं इनसे लड़ूं और अपनी जो है क्योंकि ये चाहता था कि थोड़ी पावर कंसोलिडेट हो, ना कि युद्ध में जो है बर्बाद किया जाए पैसा। इसलिए इसने इसी नीति को अपनाते हुए, शांति की नीति को अपनाते हुए, औरंगजेब के टाइम से जो मराठाओं का प्रिंस शाहू जो औरंगजेब की कैद में था, इसने इसको तुरंत जो है रिलीज कर दिया, शाहू को रिलीज कर दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो था शांति चाहता था। नेक्स्ट, इसके काल में सिख जो रीजनल पावर थे, सिख लोग भी शक्तिशाली होने लगे और उनके राजा बंदा बहादुर ने अटैक कर दिया डायनेस्टी के ऊपर। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने भी हमला किया, परंतु यह हमला सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड हमला था और इसको आसानी से जो है बहादुर शाह ने इसका आसानी से दमन कर दिया। और 1712 ईस्वी में जो था ये इसकी डेथ हो जाती है, बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद कौन आता है। तो इसके बाद जो आया उसका नाम था जहादार शाह। इसके बाद जो रूलर आया उसका नाम था जहादार शाह। और जहादार
जहांदार शाह का जो शासन है वो माना जाता है मार्च 1712 से लेकर फरवरी 1713 तक। जहांदार शाह, जहांदार शाह को जो गद्दी पर बैठाया था वो बैठाया था जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार जो था गद्दी पर बैठा था, और जहांदार शाह ने जुल्फिकार को इसीलिए अपना क्या बनाया, वजीर बनाया। इसके काल की इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, इसने इजारा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। ये व्यवस्था क्या है हम आगे पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में। अभी चूंकि सिर्फ रेफरेंस के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली जाना जरूरी नहीं। ये इजारा व्यवस्था मिडिवल इंडिया में अच्छे से बताऊंगा। एक्चुअली एक फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने की व्यवस्था थी, इजारा व्यवस्था इसको बोला जाता था। तो इजारा व्यवस्था किसने शुरुआत की थी, जहांदार शाह ने। दूसरा काम इसने किया कि इसने जजिया जो था इसको खत्म कर दिया, जजिया जो कर था इसको एंड कर दिया। नेक्स्ट रूलर जो जहांदार शाह के बाद शासक बना उसका नाम था फर्रुखशियर, और फर्रुखशियर 1713 में शासक बना और 1719 तक ये राजा रहा। परंतु फर्रुखशियर खुद शासक नहीं बना, इसको शासक बनाया किसकी मदद से ये शासक बना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है दो सैयद ब्रदर्स का। मुजफ्फरनगर के ये हिंदुस्तानी मुसलमान थे, और किस तरीके से राजनीति में इन्होंने इंटरफेयर किया था और किस तरीके से ये शाही दरबार में एंटर हुए थे, इसके बारे में बात करेंगे मिडिवल इंडिया में। फिलहाल हम ये जानते हैं कि सैयद ब्रदर्स की मदद से फर्रुखशियर गद्दी पर बैठा और 1713 से 1719 तक इसने रूल किया। फर्रुखशियर के टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है 1717 का फर्रुखशियर का गोल्डन फरमान। फर्रुखशियर का फरमान, फर्रुखशियर का फरमान जो था ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी आज्ञाएं, या ऐसा माने बहुत सारे जो है कर लेने की अनुमति, या ऐसा मान के चलें कि बहुत सारे प्रोविजंस जो थे फर्रुखशियर के फरमान थे, जिससे अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। नेक्स्ट 1719 में सैयद ब्रदर्स ने, अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या। जब सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियर को गद्दी पर बैठाया तो शुरुआत के कुछ साल तो वह उनसे दोनों से वफादार रहा। सैयद ब्रदर्स जो थे उनका नाम था हुसैन अली एंड हसन अली। तो बाद के जो साल थे उनमें फर्रुखशियर उनसे विश्वासघात करने लगा था और नहीं चाहता था कि ये शाही दरबार में इंटरफेयर करें। तो 1719 में सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, मराठाओं का जो पेशवा था या चीफ था उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फर्रुखशियर को गद्दी से नीचे उतार दिया और उसको मार दिया। बाद में उसको ब्लाइंड कर दिया गया और मार दिया गया, उसको अंधा करके उसको मार दिया गया। फर्रुखशियर के बाद जो रूलर्स बने वो सारे कठपुतली थे, जिनमें नेक्स्ट आता है रफीउद्दौला, और इसका कार्यकाल माना जाता है 28 फरवरी से 4 जून, सबसे कम टाइम का रहने वाला था ये 1719। इसके बाद आता है रफीउद्दर्जात। ये जो था ये जून से लेकर सितंबर 1719 तक शासक रहा। एक्चुअली ये सारे शासक कठपुतली थे, किसी काम के नहीं थे और कुछ समय के लिए ही केवल शासक रहे। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रफीउद्दौला है वो किस टाइटल से बैठा था। रफीउद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपना टाइटल जो रखा उसका नाम है शाहजहां सेकंड। एक शाहजहां फर्स्ट तो आप लोग जानते ही हैं, शाहजहां फर्स्ट, बाबर, हुमायूं, अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, वो शाहजहां फर्स्ट हुआ और ये है शाहजहां सेकंड। तो शाहजहां सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आया जिसकी बात मैंने पहले की थी उसका नाम है मोहम्मद शाह। तो देखो मोहम्मद शाह अब आया गद्दी पर 1719 से लेकर 48 तक गद्दी पर बैठा, लगभग 29 ईयर्स। तो इससे पहले के जो रूलर्स थे जो मैंने बताया था, बाद में डिस्कस करेंगे, वो सारे रूलर्स ये थे, जिसमें पहला है मुअज्जम, दूसरा है जहांदार शाह, तीसरा है फर्रुखशियर, उसके बाद रफीउद्दर्जात और तीसरा है रफीउद्दौला। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था 1719 से 1748, इसको क्या भी कहा जाता है, इसको रंगीला कहा जाता है। रंगीला इसलिए कहा जाता है कि इसने जो लाइफ थी इसकी वो बड़ी लग्जूरियस थी, बहुत ऐशो आराम का जीवन इसने जिया, और एक जो रूलर को करना चाहिए वो इसने नहीं किया।
और सैयद ब्रदर्स जो कि अब तक खलने लगे थे शासकों की आंखों में, तो मोहम्मद शाह के काल में, जो 29 साल तक जिसने राज किया था मोहम्मद शाह ने, सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया। और किसकी मदद से मारा गया? तो उसका नाम है निज़ाम उल मुल्क, या चीन किलिच खान भी इसको बोला जाता है। चीन किलिच खान या निज़ाम उल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को क्या कर दिया? मार दिया, सैयद ब्रदर्स। और यहाँ पर जो इस सैयद ब्रदर्स का जो इंटरफेरेंस था शाही दरबार में, वो खत्म हो गया। किस तरीके से मारा गया और किस प्रकार के पॉलिटिक्स थी, ये आप मिडिवल इंडिया में पढ़ लोगे। तो जैसे ही इसको मार दिया गया, उसके बाद मोहम्मद शाह ने अपना जो वजीर था वो किसको नियुक्त किया? निज़ामुल मुल्क, जिसने मदद की थी, निज़ामुल मुल्क जिसने मदद की थी इसको मारने की, दोनों को, सैयद ब्रदर्स को। निज़ामुल मुल्क जब वजीर बना तो उसको ये समझ में आया कि जो शाही दरबार की जो पॉलिटिक्स है उसमें पढ़ने से अच्छा है कि मैं एक अपना अलग राज्य बनाऊं। तो निज़ाम उल मुल्क ने अपना एक अलग राज्य स्टेब्लिश कर लिया जिसका नाम था हैदराबाद। तो हैदराबाद को फाउंडर कौन था, को स्टेब्लिश करने वाला फाउंडर कौन था? निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क, या इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है चीन किलिच खां, या केवल किलिच खां। इस नाम से जो है इसने अपने एक अलग राज्य की स्थापना की, हैदराबाद। नेक्स्ट आता है अहमद शाह। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था, मोहम्मद शाह के बाद, अहमद शाह। और ये 1748 से लेकर 1754 तक शासक रहा। इसका जो रेन है वो इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सारी सत्ता थी, ये अहमद शाह खुद जो है रूल नहीं करता था। इसने अपनी सारी सत्ता एक लेडी को दे दी जिसको क्वीन मदर के नाम से भी जाना जाता था, और उस लेडी का नाम था उदम बाई। और ये उदम बाई जो थी एक दूरदृष्टि वाली लेडी नहीं थी। इसका जो रूल करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, और इसीलिए कुछ ही समय के लिए अहमद शाह रहा और उसके बाद इसको डिथ्रोन कर दिया गया। नेक्स्ट इज आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड एक्चुअली जहांदार शाह का पोता था। जहांदार शाह सेकंड रूलर आफ्टर औरंगजेब, उसका पोता था आलमगीर टू। और इसको जो है, इसका जो रेन है 1754 से 1758, और इसको जो था, इसका जो रेन था 4 साल का, ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, परंतु ये जिस टाइटल से बैठा गद्दी पर वो इंपॉर्टेंट है। ये जो था शाहजहां थर्ड के नाम से इसको टाइटल, इसने अपना टाइटल शाहजहां रखा। थर्ड हम इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि 2 शाहजहां पहले ही हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो रूलर आया उसका नाम था आलमगीर सेकंड, और 1754 से लेकर 1758 तक का इसका कार्यकाल था। ये जो था जहांदार शाह का पोता था। इसके बाद आता है शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड आता है नेक्स्ट रूलर, और इसका कार्यकाल रहा केवल 1 साल का। कुछ इंपॉर्टेंट काम इसने नहीं किए, और ऐसा माना जाता है कि ये सारे जो रूलर्स थे ये कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को डिक्लाइन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद आता है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड जो था 1759 से 1806 तक शासक रहा। इसके काल की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एक्चुअली जो इसके जो ये रूलर्स मैं बता रहा हूँ ये आप और डिटेल में मिडिवल इंडिया में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ चूंकि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं मिडिवल से मॉडर्न का, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी। उसके बाद जो रूलर आया इसका नाम था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड, और ये था 1806 से लेकर 1837 तक। इसके द्वारा किया गया एक इंपॉर्टेंट काम यह कि इसने टाइटल दिया था राजा का। इसने राजा का टाइटल किसको दिया था? राम मोहन राय को, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे उस टाइम के बहुत बड़े, राजा राम मोहन राय। तो जो हम बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय, तो इसका जो राजा शब्द है वो किसने दिया था? अकबर टू ने इस उपाधि से इनको सुशोभित किया था। लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। अच्छा, इसके टाइम की एक बात और, अकबर टू के टाइम तक क्या हुआ? अकबर टू के टाइम में जो मुगल साम्राज्य के सिक्के थे, अब तक सिक्कों पर क्या होता था? सिक्कों पर किंग का नाम होता था, जिस किंग के वो सिक्के होते थे उस किंग का नाम होता था। परंतु अकबर सेकंड के टाइम से क्या हुआ कि ये जो सिक्कों के ऊपर राजा का नाम छपता था ये खत्म हो गया, ये एंड हो गया। इसके बाद जो था सिक्कों पर राजा का नाम नहीं छपता था। और इसके बाद जो लास्ट रूलर आया उसके बाद तो ये पूरा मुगल साम्राज्य ही डिक्लाइन कर गया। लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बहादुर शाह सेकंड।
बहादुर शाह सेकंड, और इसने किया था 1837 से लेकर 1857 तक रूल किया। और इसी के काल में फेमस द म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा हुआ था। और उसके बाद जो था डायरेक्ट सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ में चली गई थी, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के डायरेक्ट हाथ में चली गई थी। और यहाँ पर माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, एंड हो गया। और दिस इज टर्म्ड एज द एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी, एंड ऑफ मुगल्स, 1857। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या कारण थे कि मुगलों के, एक नक्शल में देख लेते हैं कि कॉज क्या था, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन कर गया मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहला इसमें आता है जो जमींदार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमींदार जो थे वो क्या थे, इनकी जो वफादारी थी वो शिफ्ट करती थी। कभी ये साथ होते थे रूलर्स के और कभी साथ नहीं होते थे। और ये लोग क्या थे, ये लोग अपनी ज़मीनों पर पीजेंट्स यानी किसानों को एज ए वर्कर रखते थे, और जो कमाई होती थी उसको खुद रखते थे। तो इनका एक पूरा तबका जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर होने लग गया था। एक्चुअली देखा जाए तो उस टाइम पर जो सबॉर्डिनेट थे रूलर्स के वो दो थे, एक थे जमींदार और एक थे नॉबल्स। नॉबल्स वो लोग होते थे जिनके पास अपनी भी बहुत ज़्यादा जागीर होती थी, और जनरली ये लोग क्या होते थे, सूबेदार वगैरह होते थे। सूबेदार जैसे दिल्ली में हमारा फॉर एग्जांपल दिल्ली में बरन आ गया तो बरन का सूबेदार किसी को बना दिया, या अवध अगर दिल्ली के अंदर है, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है तो अवध का कोई सूबेदार बना दिया, कड़ा मानिकपुर का कोई सूबेदार बना दिया। तो वो सारे सूबेदार ये सब क्या थे, जिनको जागीरें दी गई थी, इनको बोला जाता था नॉबल्स। और इनके अलावा थे जमींदार। जमींदार वो लोग होते थे जिनके पास अपनी बहुत बड़ी जमीन होती थी और जिस पर किसान काम करते थे, और कमाई जो थी जमींदारों के पास आती थी। औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ था, औरंगजेब के टाइम में जो जमींदारों की पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जमींदार जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो पहला कारण है जमींदार। दूसरा कारण क्या है, रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स यानी जो मराठा, राजपूत, जाट और बंगाल में, और जैसे हैदराबाद के निज़ाम का अलग हो जाना और अलग साम्राज्य बनाना, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये सब भी कहीं ना कहीं क्या थे, ये रीजनल पावर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेंथन हो गई थी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं वीक कर दिया मुगल साम्राज्य को। तीसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जिस प्रकार की टैक्स व्यवस्था अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां इनके टाइम पर थी, ऐसी टैक्स सिस्टम अब जो था वो डिक्लाइन कर गया था, उस प्रकार की टैक्स उगाई नहीं हो रही थी। दूसरा जो एक रीजनल यूनिफिकेशन था वो खत्म हो चुका था। और इनको जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। इट मीन्स पंजाब की जो कमाई है वो किसके अंदर चली गई, अहमद शाह अब्दाली के। तो इस तरीके के छोटे छोटे फैसलों से इकोनॉमिक कंडीशन जो थी साम्राज्य की वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जो प्रशासन का तरीका था वो अब तक बड़ा मजबूत था, और प्रशासन जो था वो जिम्मेदार लोगों के हाथ में था। परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद के जो शासक आए, वे शासक केवल नाम मात्र के शासक थे। उनकी अपनी एक कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं थी, और उनका एक पर्टिकुलर कोई एक रूलर वाला व्यक्तित्व नहीं था, जिसके कारण प्रशासन जो था वो ढीला हो गया, करप्शन से लिप्त हो गया। और ये भी कहीं ना कहीं कारण बना कि साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। अंग्रेजों को मौका मिला और वो लोग अपनी पावर को कंसोलिडेट कर गए। लास्ट में बात करते हैं हम कि जो हमारी रीजनल पावर्स थी मुगल के टाइम पर, उनको उनके फाउंडर्स कौन थे और किस प्रकार उनका गठन हुआ था। सबसे पहले जो हमारी रीजनल पावर थी वो थी हैदराबाद में। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, और स्थापित किया था निजामुल मुल्क ने, जो कि एक वजीर था। और उसने सोचा कि निजामुल मुल्क की क्यों ना अपना एक इंडिपेंडेंट, यहाँ की कलह से, जो हमारा शाही दरबार है इसकी कलह से मैं दूर चला जाता हूँ और एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तो निजामुल मुल्क, इसके दो नाम और हैं। इसको किलिच खां या चील किलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं आसफ जहां। आसफ जहां, तीन नाम है इसके। तो हैदराबाद की जो स्थापना थी निजामुल मुल्क ने की थी। उससे पहले क्या था, सपोज करो ये इंडिया है, तो जो पूरा दक्कन का एरिया था, ये पूरा दक्कन का एरिया था, ये मुगलों ने एक ऑफिसर के अंडर में दे रखा था जिसका नाम था मुबारिज खान। मुबारिज खान, तो मुबारिज खान था वो दक्कन का सूबेदार था, और निजामुल मुल्क जो था वो इससे चिढ़ता था, वो नहीं चाहता, इसमें हैदराबाद भी आता था, तो वो नहीं चाहता था कि मुबारिज खान को ये मिले, और वो उसको ऐसा मानता था कि ये एक अच्छा रूलर नहीं है। इसलिए
निजामुल मुल्क ने जब ये सोचा कि मैं अपना एक अलग साम्राज्य बनाऊंगा, तो उसको मुबारिज खां से लड़ना था। मुबारिज खां को हरा के ही वो हैदराबाद पर कब्जा कर सकता था। तो इन दोनों के बीच एक बैटल हुई, एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सीकरखेड़ा। बैटल ऑफ सीकरखेड़ा। और ये हुआ 1724 में। 1724 में बैटल ऑफ सीकरखेड़ा हुआ और इसमें निजामुल मुल्क ने मुबारिज खान को जो है मार दिया। मुबारिज खान की डेथ हो गई और फाइनली जो हैदराबाद था वो अलग से इंडिपेंडेंट राज्य बना, जिसका पहला शासक और फाउंडर हुआ निजाम उल मुल्क। दूसरा जो राज्य है इसका नाम है अवध। अवध एक स्वतंत्र राज्य बनाया और किस इंसान ने बनाया, उसका नाम था सआदत खान। सआदत खान। सआदत खान ने ही नादिर शाह से कहा था कि भारत पर आक्रमण करोगे तो तुम्हें बहुत लगभग इतना पैसा मिलेगा कि कहीं और से तुम नहीं लूट पाओगे। तो लास्ट में जो है सआदत खान नादिर शाह को वो पैसा नहीं चुका पाता है, वो चीज़ उसकी गलत निकल जाती है। तो ये फाइनली क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है उससे बचने के लिए, नादिर शाह से बचने के लिए। तो इसको इसलिए जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से हम किससे जानते हैं, इसका दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क के नाम से भी हम सआदत खान को जानते हैं और इसने अवध राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सुन्नी नहीं था। ये कौन सा मुसलमान था, ये था शिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। नेक्स्ट जो छोटी डायनेस्टी है, छोटा रूलिंग एरिया आता है वो है बंगाल। बंगाल एक्चुअली हमेशा से सबऑर्डिनेट रहा था दिल्ली का। और दिल्ली के जो रूलर होते थे उनको बंगाल के सब रूलर्स क्या करते थे, पर एनम या प्रतिवर्ष जो है टैक्स उनको बराबर भेजा करते थे। परंतु कभी कभी क्या होता था, जब कभी भी बंगाल के रूलर्स की शक्ति ज़्यादा हो जाती थी तो ये लोग सोचते थे कि हम क्यों टैक्स दें दिल्ली को, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते थे। और फिर कई बार जो है दिल्ली के सम्राटों को युद्ध करना पड़ता था बंगाल के रूलर से। तो ये शुरू से ही चलता आ रहा था। परंतु इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना कब हुई, जब इंडिपेंडेंट बोला जाता है कि हम किसी को जो है टैक्स नहीं देंगे, हम जितनी कमाई है अपने राज्य की वो हमारी होगी और हम अपनी अलग सेना रखेंगे, अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे। तो इनका जो अलग एडमिनिस्ट्रेशन था वो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से हटके था। तो बंगाल साम्राज्य की जो स्थापना की थी उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद जो आया, एक्चुअली ये बंगाल के जो रूलर्स हैं ये अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, परंतु यहाँ पर सिर्फ थोड़ा जानना है ताकि हम लोग मॉडर्न इंडिया को अच्छे से पढ़ सकें। मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ें तो रेफरेंस के लिए जब मैं इस्तेमाल करूँ इनको तो थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। मुर्शिद कुली खान के बाद जो रूलर आया उसका नाम था सुजाउद्दीन, और ये बात है 1727 की। सुजाउद्दीन के बाद आया सरफराज खान। सरफराज खान के बाद सरफराज खान को मार के आया अलीवर्दी खान, जो कि अलीवर्दी खान जो था वो बिहार का गवर्नर था। तो ये इस तरीके से बंगाल का एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित होना और उसके बाद उनके रूलर्स आना, तो इसको अलग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज मैसूर। और मैसूर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हैदर अली ने की थी और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान। डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। लास्ट आता है हमारा सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य एक्चुअली पढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा है और इसको मिडिवल में अच्छे से पढ़ा जाएगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। तो सिखों को जो था, सिख लड़ाका बनने से पहले जो सिखों का लड़ाका ग्रुप था, मिलिटेंट सेक्ट था जो, उसको गुरु गोविंद सिंह ने क्रिएट किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एज ए लड़ाका ग्रुप में तब्दील किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद जो था 1708 में जो सिखों का लीडर बना उसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। परंतु जो फाइनली एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा जो सिखों को मिला उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। और उस महाराजा रणजीत सिंह के राजा बनने से पहले सिख जो थे वो ऑर्गेनाइज कर लिया था सिखों ने अपने आप को 12 मिसल्स में।
12 मिसल मतलब 12 समूह या 12 कबीले, इस टाइप से जाना जाएगा। 12 मिसल जो थी वो अलग अलग राज्यों पर राज करती थी। उनमें से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल, जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल, यानी सुकर चकिया ग्रुप मिसल। और इसका जो राज्य था सारी 12 मिसलें जो थी वो सिख थी, परंतु सुकर चकिया जो मिसल थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी? सतलुज से लेकर झेलम तक। सतलुज से लेकर झेलम तक का जो राज्य था वो किसके अंडर आता था? सुकर चकिया मिसल के अंडर आता था। और महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से ही थे। एक्चुअली जो सुकर चकिया मिसल के फाउंडर और जो हेड थे उनका नाम था महान सिंह, और महान सिंह के बेटे हुए रणजीत सिंह, जो कि आगे चल के सिख साम्राज्य के यूनिफाइड लीडर बने, महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु, महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1839 में। परंतु इनको, महाराजा रणजीत सिंह को अपनी पावर को कंसोलिडेट करने और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज किया था। लास्ट है हमारा रुहेलखंड। रुहेलखंड में जो रुहेलखंड का एरिया था उसको रूल करते थे मेनली बंगश पठान। और ये बंगश पठान वो लोग थे जो 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में, चूंकि अफगानिस्तान में उस टाइम पर टर्मोइल चल रहा था, लड़ाइयाँ और इकोनॉमिक डिसबैलेंस वगैरह था, तो ये बंगश पठान अफगानिस्तान से 18वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर गए थे थ्रू खाइबर पास, थ्रू खाइबर दर्रा, खाइबर पास ये आ गए थे और ये रुहेलखंड में आकर बस गए। तो इनको इसलिए इन्होंने वहां पर अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया, छोटा सा। और जो फाउंडर था, जो इंपॉर्टेंट फाउंडर माना जाता है, उसका नाम है अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान। तो एज ए होल अगर मैं बात करूं तो जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम पढ़ेंगे, अभी एक्चुअली हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट ही नहीं किया है, हम मॉडर्न इंडिया का ट्रांजिशन फेज देख रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। हमने पढ़ लिया कि मुगलों का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, और उसके बाद पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन टू मॉडर्न। इसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से 1757 का युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति कैसे हुई और किस तरीके से कंसोलिडेट किया अंग्रेजों ने अपनी पावर्स को इंडिया में।